गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कनाडा से। कनाडा के ब्रैम्पटन में बीते हफ्ते 3 नवंबर को हिंदू सभा मंदिर में हिंसा हुई थी। मंदिर में हिंसा की तस्वीरें सामने आने के बाद इसकी भारत में भी काफ़ी चर्चा है और शीर्ष नेताओं ने घटना की निंदा की है। हिंसा और मारपीट के इस मामले में जो सबसे अहम चेहरा उभर कर सामने आया है वो इंद्रजीत गोसल है। ब्रैम्पटन निवासी 35 वर्षीय इंद्रजीत गोसल को ग्रेटर टोरंटो एरिया में मंदिर पर हमले में कनाडा की पुलिस ने आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था। गोसल की गिरफ्तारी के कुछ देर बाद पील रीजनल पुलिस पीआरपी ने शर्तों के तहत रिहा कर दिया। गोसल को ब्रैम्पटन में ओंटारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने पेश होना होगा। टोरंटो स्टार की रिपोर्ट के अनुसार गोसल प्रतिबंधित गुट सिख फॉर जस्टिस का कोऑर्डिनेटर है। उसे कनाडा में खालिस्तान जनमत संग्रह कराने वाले सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। इंद्रजीत गोसल के बारे में भारत में चर्चा की बड़ी वजह उसका संगठन और पन्नू से रिश्ता है। गोसल का संगठन एसएफजे भारत में बैन है तो उसे एसडीएफ प्रमुख गुरवंत सिंह पन्नू का लेफ्टिनेंट माना जाता है। पन्नू को भी भारत सरकार ने आतंकी घोषित किया हुआ है। जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद गोसल को सिख फॉर जस्टिस का मुख्य कनाडाई ऑर्गेनाइजर बनाया गया था। निज्जर भी खालिस्तानी आतंकी था जिसकी हत्या का आरोप कनाडा सरकार ने बार बार भारत पर लगाया है। कनाडाई पुलिस ने कहा है कि गोसल भी उन 13 लोगों में से था जो खालिस्तान समर्थक होने की वजह से आपराधिक हिंसा का निशाना बना। पुलिस ने उसको चिताया भी था। ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर में हिंसा के मामले में भी एसएफजे ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान गोसल को निशाना बनाया गया, जो उस समय एक काउंसलर शिविर की मेजबानी कर रहा था। इस दौरान टोरंटो स्थित वाणिज्य दूतावास के भारतीय अधिकारी परिषद में मौजूद थे। गोसल को अपने आक्रामक बयानों के लिए भी जाना जाता है। पिछले महीने गोसल ने कहा था कि खालिस्तान बनाने के लिए मरना भी पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। गोसल ने कहा कि मौत उसे डराती नहीं है। गोसल की पन्नू के साथ तस्वीरें आती रही तो अक्सर खालिस्तानी झंडे के साथ भी दिखता रहा है। भारत विरोधी बयान देखिए उसकी आदत का हिस्सा है। पन्नू और गोसल दोनों भारत के लिए जहर उगलते रहते हैं। आइए अब अमेरिका की बात करें। अमेरिकी चुनाव में जोरदार जीत दर्ज करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप देश के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर लगातार जो बाइडेन और कमला हैरिस को घेरा है। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन की आलोचना करते हुए ये तक कहा था कि सत्ता में आने के 24 घंटों के भीतर वो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। ट्रंप अगले साल जनवरी में जब व्हाइट हाउस लौटेंगे तो उनके सामने इस युद्ध को रुकवाने की चुनौती होगी। हालांकि ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि ट्रंप ने बाकायदा इस संबंध में अपना प्लान तैयार कर लिया है। तो टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने के लिए रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच 800 मील का बफर जोन तैयार करने का प्लान बनाया है। इस बफर जोन लागू करने के लिए यूरोपीय सैनिकों को बुलाया जा सकता है। ट्रंप के इस पीस प्लान को उनके 3 कर्मचारियों ने आउटलाइन किया है। ट्रंप के इस प्लान के अनुसार मौजूदा फ्रंटलाइन अपनी जगह पर स्थित होगी और यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी महत्वाकांक्षा को समाप्त करने के लिए सहमत हो जाएगा। अमेरिका बफर जोन में गश्त करने और उसे लागू करने के लिए यूक्रेन को मदद नहीं देगा। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप की टीम एक सदस्य ने कहा है कि हम यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए अमेरिकियों को नहीं भेज रहे हैं, हम इसके लिए भुगतान भी नहीं कर रहे हैं। जर्मन, ब्रिटिश और फ्रेंच से यह काम कराएंगे। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप ने कई मौक़ों पर यूक्रेन के लिए अमेरिका के सैन्य वित्तीय समर्थन के पैमाने की आलोचना की है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के अगले साल जनवरी में व्हाइट हाउस लौटने के बाद रुख पर दुनिया की नज़र होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों को डोनाल्ड ट्रंप की जीत की बधाई दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वो ट्रंप के साथ बातचीत में नज़दीकी बनाए रखने और अपने सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत अमेरिकी नेतृत्व दुनिया में शांति के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं एक कार्यक्रम में पुतिन ने ट्रंप के साथ बातचीत के लिए तैयार होने के सवाल पर कहा है कि वो वार्ता के लिए तैयार है। अब हम बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बारे में। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस बीच यूक्रेन ने मॉस्को पर युद्ध की शुरुआत के बाद सबसे बड़ा हमला करने की बात कही है। यूक्रेन ने रविवार को कम से कम 34 ड्रोन के जरिए मॉस्को पर हमला किया। 2022 में युद्ध की शुरुआत के बाद रूसी राजधानी पर यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। इस कारण रूस को 3 प्रमुख हवाई अड्डों से उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। कम से कम एक व्यक्ति घायल हो गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हवाई सुरक्षा ने रविवार को 3 घंटे में पश्चिमी रूस के अन्य क्षेत्रों में 36 ड्रोनों को नष्ट कर दिया। मॉस्को और इसके आसपास के इलाके में कम से कम 2.1 करोड़ लोगों की आबादी रहती है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने भी जवाबी हमले में रातों रात 145 ड्रोन लॉन्च किए। कीव का कहना है कि उसकी एयर डिफेंस ने 62 ड्रोन को मार गिराया। कुछ अधिकारियों का कहना है कि युद्ध के शुरुआती दिनों के बाद से रूसी सेना सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। कुछ अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद 2.5 साल पुराना युद्ध अपने अंतिम चरण में है। इसके अलावा यूक्रेन ने शुक्रवार से शनिवार की रात पश्चिमी शहर तुला में एक रूसी केमिकल प्लांट पर ड्रोन हमला किया। रूसी अधिकारियों ने
हमले की बात नहीं स्वीकार की है। सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन की रिपोर्ट के मुताबिक एलेक्सी केमिकल प्लांट का कम से कम 13 यूक्रेनी ड्रोनों ने हमला किया था। इसके परिणामस्वरूप हमले के बाद विस्फोट हुआ, धुएं के बादल छा गए, स्टाफ को बाहर निकाला गया है। एसबीयू ने कहा कि मुख्य टारगेट बारूद उत्पादन वाला प्लांट था। एसिड रिलीज होने के कारण नारंगी रंग का धुआं उठ रहा था। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत ने एलेक्सिया थर्मल पावर प्लांट के नुकसान की पुष्टि की है। 110 केवी बिजली ट्रांसमिशन लाइन के क्षतिग्रस्त होने की भी बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर प्लांट अटैक का वीडियो आया है। एसबीयू सुरक्षा सेवा स्पेशल ऑपरेशन फोर्स की ओर से हमले को दिखाया गया है। मॉस्को से लगभग 200 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सियासी गलियारों में लगातार हलचल मची हुई है। अब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश से भागने के 3 महीने बाद उनकी पार्टी आवामी लीग ने रविवार को ढाका में मौजूदा सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन रैली का आह्वान किया। इस पर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार भड़क उठी और आवामी लीग को फांसीवादी करार देते हुए बांग्लादेश में रैली की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। दरअसल अगस्त में छात्रों के विद्रोह के बाद से आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बढ़ते हमलों का सामना करते हुए पूर्ववर्ती सत्तारूढ़ पार्टी अपने अधिकांश शीर्ष नेतृत्व के जेल में या निर्वासन में रहने के कारण फिर से संगठित होने और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते पार्टी ने रविवार यानी 10 नवंबर को ढाका में विरोध मार्च का आह्वान किया। सरकार ने कहा कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को रविवार को प्रस्तावित रैली के आयोजन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने फेसबुक पर एक पोस्ट कर शनिवार को कहा कि अंतरिम सरकार देश में किसी भी तरह की हिंसा या कानून व्यवस्था को भंग करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगी। आलम ने कहा कि आवामी लीग अपने मौजूदा स्वरूप में एक फांसीवादी पार्टी है। किसी भी सूरत में इस फांसीवादी पार्टी को बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही चेतावनी दी कि जो भी व्यक्ति रैली, सभा और जुलूस आयोजित करने की कोशिश करेगा उसे कानून लागू करने वाली एजेंसियों को पूरी सख्ती का सामना करना पड़ेगा। आलम का यह बयान आवामी लीग की ओर से उस आह्वान के बाद आया जिसमें पार्टी समर्थकों से रविवार को गुलिस्तान में शहीद नूर हुसैन 76 या 0 पॉइंट पर कुशासन के खिलाफ विरोध के लिए एकत्र होने का आग्रह किया गया था। ये कदम पिछले महीने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा संघ की छात्रा शाखा पर प्रतिबंध लगाने के बाद उठाया गया है। हसीना अपनी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह के बीच 5 अगस्त को भारत चली गई थी। उनके भारत जाने के बाद आवामी लीग द्वारा रैली का यह पहला आह्वान है। आवामी लीग ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि रविवार को देश भर में जमीनी स्तर पर रैलियां आयोजित करें। विरोध स्थल शहीद नूर हुसैन 76 ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि यहीं पर 10 नवंबर को 19 को तत्कालीन सैन्य तानाशाह जनरल एचएम इरशाद के निरंकुश शासन के खिलाफ एक प्रदर्शन के दौरान आवामी लीग के युवा नेता नूर हुसैन की हत्या कर दी गई थी। आइए हम बात करें हैदराबाद की रहने वाली इंदिरा ईगलपति जो सऊदी अरब के रियाद में मेट्रो को चलाने के लिए उत्साहित हैं। इंदिरा ईगलपति उन महिला लोको पायलट में से एक है जो वर्तमान में रियाद मेट्रो से संचालन से जुड़ी हैं। फिलहाल रियाद मेट्रो के ट्रायल रन चल रहे हैं और रियाद का रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पूरा होने के करीब है। इंदिरा रियाद जाने से पहले भारत में हैदराबाद मेट्रो के साथ जुड़ी हुई थी। 33 वर्षीय ईगलपति 5 साल से ट्रेन पायलट और स्टेशन ऑपरेशन मास्टर के रूप में रियाद में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि इस विश्व स्तरीय प्रतिष्ठित परियोजना का हिस्सा बनना मेरे लिए वास्तव में गर्व का क्षण है, खासकर एक प्रवासी होने के नाते। इंदिरा ईगलपति रियाद जाने से पहले हैदराबाद मेट्रो के साथ काम करती थी। उसी दौरान उन्हें रियाद मेट्रो में रिक्तियों के बारे में पता चला तो उन्होंने आवेदन किया। भारत से इंदिरा ईगलपति और 2 अन्य लोग साल 2019 में रियाद चले गए। हालांकि जल्द ही कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया तो उनका शुरुआती प्रशिक्षण वर्चुअली हुआ। रियाद मेट्रो का फिलहाल ट्रायल रन चल रहा है और रियाद मेट्रो सेवा का संचालन साल 2025 में शुरू होने की संभावना है। ईगलपति ने कहा कि अभी तक उनका रियाद में अनुभव बहुत अच्छा रहा है। सऊदी अरब के लोग बहुत मिलनसार हैं और उनकी संस्कृति भी अच्छी है। मैंने यहाँ 5 साल पूरे कर लिए हैं, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने कहा कि महिला के तौर पर उन्हें कभी किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ हमें समान अवसर मिलते हैं और यहाँ कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है। इंदिरा ईगलपति आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के धूलीपल्ला की निवासी हैं, लेकिन साल 2006 में वे हैदराबाद में बस गई थी। उनके पिता एक मैकेनिक थे, लेकिन उन्होंने अपने 3 बच्चों की शिक्षा में कभी समझौता नहीं किया। ईगलपति ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। उनकी बड़ी बहन शिक्षिका हैं, सबसे छोटी बहन हैदराबाद मेट्रो में ट्रेन पायलट के तौर पर काम कर रही हैं। उनके पति भी मेट्रो के रखरखाव विभाग में काम करते हैं। ये हम बात करें चीनी सेना की। चीनी सेना ने पिछले 5 महीनों में ताइवान के पास अपने आक्रामक सैन्य उड़ानों में 300% की वृद्धि की है। इंडो पैसिफिक कमांड में अमेरिकी एयरफोर्स के कमांडर जनरल केविन थाइडर ने एनबीसी न्यूज़ के साथ साक्षात्कार में से चिंता बढ़ाने वाला घटनाक्रम कहा है।
जनरल केविन का कहना है कि मई के महीने में ताइवान के नए राष्ट्रपति के आने के बाद से पीपुल लिबरेशन एयरफोर्स की गतिविधियों में नाटकीय वृद्धि हुई है। चीन की एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन और ताइवान जल डमरू मध्य में सेंटर लाइन केंद्र रेखा को पार करने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मई 2023 से नवंबर 2023 तक चीन ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का 335 बार उल्लंघन किया। इसी समय अवधि के दौरान चीन ने हवाई क्षेत्र का 1085 बार उल्लंघन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। जुलाई 2023 में 50 चीनी विमानों ने ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र का उल्लंघन किया था, जबकि इस साल यानी जुलाई 2024 में 210 विमानों ने ऐसा किया, जो 4 गुना से भी ज़्यादा है। जनरल केविन स्नाइडर का कहना है कि 20 मई को लाई चिंगते के शपथ ग्रहण करने के बाद से चीनी वायुसेना ने अपनी बड़ी गतिविधि को बनाए रखा है। लाई को चीन पसंद नहीं करता है और उनको अलगाववादी कहता है। चीन की ओर से बार बार कहा गया कि वह ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है। चीन के इस दृष्टिकोण को लाई की सरकार स्वीकार करती है। ऐसे में दोनों पक्षों में तनातनी लगातार बनी हुई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कई बार कहा है कि उनका इरादा ताइवान को चीन के साथ एकीकृत करने का है। उन्होंने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए ताइवान पर सैन्य दबाव को लगातार बढ़ाया है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का कहना है कि चीन ने अपनी सेना को 2027 तक ताइवान पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। जनरल स्नाइडर ने कहा कि 2027 में चीन की ओर से संभावित कार्रवाई का समय स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिनपिंग के व्यवहार में आक्रामकता साफ है। चीन हवा और समुद्र दोनों में खुद को मजबूत कर रहा है। इसके पीछे चीन का लक्ष्य अपनी सैन्य क्षमताओं का निर्माण करते हुए अमेरिका को क्षेत्र से बाहर धकेलना है। चीन को लगता है कि क्षेत्र में अमेरिका नहीं, उसका दबदबा होना चाहिए। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.